चलिए सीधे हम रुख करते हैं। मतदान के एक दिन पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी जुड़ रहे हैं। सीधे उनकी तरफ हम रुख करेंगे। पहले मैं ये देख लूं कि ये जो एक आवाज़ गूंजी थी ये थोड़ी सेटल हो जाए, क्योंकि जब आप तकनीक के साथ आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों को, लेकिन प्रहलाद जी के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रहलाद पटेल एक अलग मिजाज के राजनेता इस मायने में है कि जहाँ भी उन्होंने काम किया, एक कार्यकर्ता के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। और सीधी बात कहना उनको पसंद है, सीधी बात वो कहते हैं और सीधी बात सुनना भी उनको अच्छा लगता है। अध्यात्म का गहरा संपुट उनके व्यक्तित्व में है। परम पूज्य बाबा श्री, जो उनके आध्यात्मिक, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि जीवन की एक धारा बदल देने वाले, कई बार आप एक ऐसे फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर से मिलते हैं। तो चलिए सीधे रुख करते हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी की तरफ। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका मैं। चुनाव जी नमस्कार आपको जी, अभी धन्यवाद। मुझे बताइए कि किस तरह का ये जो इतना 100 सीटों की जिम्मेदारी आप लेकर आगे बढ़ते रहे, और छिंदवाड़ा को लेकर आपने जो आपके साथ जब चर्चा हुई थी, मैं उस दावे को भी भूला नहीं हूँ। बहरहाल ये दावों से अधिक ये समय है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को आप देखते हैं। तो ज़रा मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश के लोगों से क्या कहेंगे। बढ़ चढ़कर मतदान में तो हिस्सा लें, शामिल हो ही, और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह इस चुनाव में अब तक अपनी भूमिका को आगे बढ़ाया है, उस पर भी एक टिप्पणी आपकी। जी। पहले तो मैं ये कहूंगा कि प्रचार कल थम गया, जी। तो जो हमारे उम्मीदवार हैं या जो नेता है पार्टियों के, उनका काम प्रायः समाप्त हो गया। हम्म। अब जनता और जो हमारा मतदान केंद्र पर कार्यकर्ता है, हम्म। उसका काम शुरू है। जी। और मैं मानता हूं कि निर्वाचन आयोग की शायद यही मंशा इस देश में रही है कि हम सारे वहां पोह से बाहर आए और जनता को एक इस कुशन दें हम्म। जहां पर वो अपने मतदान के बारे में निर्णय कर सके। जी। और इसलिए मैं मानता हूं कि इसको ये भी एक करेक्ट प्रैक्टिस है कि आप खाली इस शांति काल में अगर किसी को परेशान करते हैं तो हाँ, भले हाँ। आप माइक ना लगाएं। जी और जी इसलिए जी। मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। आज मैं देखता हूं कि सामान्यतः सभी लोग रिलैक्स हैं, लेकिन ये सच है कि पर कल वोट पड़ेगा हम्म। और 3 तारीख को परिणाम आएंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ जितना मुझे समझ में आता है, हम्म। और जितना मैं मैदान पर गया हूँ, और कमोबेश ज्यादा जबलपुर संभाग में गया हूँ, ग्वालियर डिवीजन में गया हूँ, भोपाल डिवीजन में गया हूँ, इंदौर में गया हूँ, हम्म। उज्जैन और में मैं नहीं जा पाया हूँ, जी। सागर में गया हूँ। उसका उस सबको देखने के बाद ये जो जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं हम्म। या आकलन करने वाले लोग हैं, वो ये मानकर चलते थे कि जबलपुर संभाग में कांग्रेस बहुत मजबूत है। हम्म। हम्म। और जितना मैं राजनीति की समझ रखता हूँ, 2003 से मैं देख रहा हूँ कि हमने बड़े बड़े दिग्गजों को उनके ही ग्रह में सफाया किया हुआ है। हम्म। और वो परिस्थिति एक बार मुझे फिर से उसकी पुनरावृत्ति दिखती है जबलपुर संभाग में। हम्म। और सागर संभाग में भी परिस्थिति वही जस की तस है। और जी। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि स्वयं कमलनाथ जी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो खुद तो चुनाव हारेंगे ही, और छिंदवाड़ा की 7 सीटें 2003 की तरह हम जीतेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बड़बोलापन नहीं है, एक बेल्ट है। परिवर्तन लोग चाहते हैं, ये सच है, लेकिन परिवर्तन किस बात का? हम्म। लोग चाहते हैं कि परिवारवाद की ये पागलपन की परंपरा, इस पर विराम लगे। हम्म। दूसरा, विरासत के मामले में कांग्रेस ने जो ऐतिहासिक भूलें की हैं पीढ़ियों से, हम्म। और वो एक स्वर्णिम काल है इस चुनाव के बीच में। दशहरा हो, 5 दिवसीय दीप पर्व हो, या अब लोकतंत्र का पर्व 17 को है। ये जो संयोग बना है, ये जी। संयोग मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि विरासत के बारे में कांग्रेस का जो दुराग्रह रहा है हम्म। तुष्टीकरण के कारण, जिसके कारण कांग्रेस को मैं कहता हूँ कांग्रेस अंधी हो गई थी, हम्म। जिसने सोमनाथ के मंदिर से लेकर राम जन्मभूमि के निर्माण तक में जो दोहरी भूमिका अदा की है तुष्टीकरण के कारण, जनता जी। इस बात का ताकत के साथ जवाब देगी।
और दूसरी बात मुझे लगती है कि गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण जो मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसको आशीर्वाद मिलेगा। जी। प्रहलाद जी, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो सवाल जो आपने भी जिसकी तरफ जिक्र किया, महिलाएं इस चुनाव में 33% आरक्षण के बाद चर्चा में हैं और भारतीय जनता पार्टी की महिला केंद्रित योजना की भी बड़ी चर्चा है। हालांकि कांग्रेस ने भी उसका जवाब दिया है, नारी कल्याण की योजना। लेकिन क्या आपको लगता है कि महिलाएं इस चुनाव में एक मतदाता के तौर पर और अधिक सक्रियता के साथ अपने व्यूज के साथ सामने आएंगी? शरद जी, आप जब प्रश्न करते हैं ना, तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम दोनों पक्षों को देखते हैं। जी। वो कांग्रेस जो महिलाओं के बारे में सार्वजनिक ऐसी टिप्पणियां करती है कि शायद मुझे कहने में शर्म आती है। हम्म। यदि एक इतना बड़ा नेता है जो इस राज्य का चीफ मिनिस्टर रह चुका हो, हम्म। और वो अगर किसी महिला को आइटम कहे, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ होता नहीं है। दूसरी बात है कि मैं कांग्रेस के बारे में हमेशा कहता हूं कि वो भय की, भ्रम की और लालच की राजनीति करती है। हम्म। कांग्रेस के पास में कोई मॉडल नहीं है बताने के लिए कि हम ये करेंगे। जी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वही कहा है जो हमने किया है। हम्म। बल्कि मैं तो एक कदम आगे ये बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो काम करती है जो पीढ़ियों तक याद रहता है। और मैं श्रद्धेय अटल जी का उदाहरण देता हूँ हम्म। कि श्रद्धेय अटल जी दुनिया में नहीं है, लेकिन गांव में अगर सड़कें पहुंची तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। और हम्म। मैं दक्षिण में मैं देखता था हम्म। कि जहां हमारा कोई एमपी एमएलए नहीं होता था, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति रिस्पेक्ट उनके जो मैं देखता था, ये राजनीतिक शुचिता है। हम हम्म। उसी काम को अपने नाम पर मढ़ दें क्योंकि वहां पर कोई एमपी एमएलए नहीं है या भारतीय जनता पार्टी का कार्डर नहीं है। अब आप लोगों ने इस भ्रम को समाप्त कर दिया है। जब आपकी चर्चा लोग सुनते हैं तो उन्हें ये पता होता है कि ये काम किसने किया है। इसलिए प्रहलाद पटेल हो या कोई और हो, हम किसी दूसरे के काम पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो झूठ की और भ्रम की राजनीति थी, ये समाप्त हो गई है। और इसे मूल्यांकन करने के लिए जो नई जनरेशन है वो तकनीक के साथ है। अगर मैं भी कुछ ऐसा कहूंगा तो गूगल में देखेगा, वो कहेगा ये बड़ा झूठा आदमी है। तो ये चीजें अब इससे बाज आना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसके पास में लीडरशिप नहीं है, सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं है, जी। जो उसका बड़ा दोष है। इसलिए विचार की दृष्टि से भी खोखली है, विकास का मॉडल नहीं है, और व्यक्ति के नाते उसके पास में लीडरशिप नहीं है, हम्म। थका हुआ नेतृत्व है। हम्म। और ये मेरा आरोप नहीं है, ये मध्य प्रदेश देख रहा है कि आपके पास दूसरी पंक्ति का कोई नेता नहीं है। या तो नेताओं के बेटे हैं, उसके अलावा कांग्रेस देख ही नहीं पा रही, तो परिवारवाद के अलावा बाकी है क्या? हम्म। जी। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगती है, ये मैं एक राजनीतिक चिंतक और विचारक के नाते आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। इस चुनाव में आप लोगों को मैंने जिस तरह मेहनत करते देखा है, और आज से नहीं, बीते कई चुनावों से, चुनाव का जो स्वरूप है वो बहुत थका देने वाला है। प्रचार की एक लंबी श्रृंखला है और इसमें धन, श्रम, क्योंकि नेता 25, 30, 40 सालों में तैयार होता है। मैं देखता हूं वो स्वास्थ्य की कई सीमाओं को नजरअंदाज करके इस चुनाव प्रचार में लगता है। कुछ इसके संक्षिप्तीकरण के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बड़े रिफॉर्मिस्ट लीडर हैं, कई उन्होंने परिवर्तन किए हैं कानूनों में, नियमों में, इस पर एक आपकी राय मैं जरूर चाहूंगा। मैं इस प्रश्न के लिए भी आपका आभार व्यक्त करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने ये बात मंत्रिपरिषद में जिम्मेदारी के साथ कही है हम्म। कि आप अपने स्वास्थ्य की चिंता पहले करिए। हम्म। और मुझे लगता है कि जब मैं सेवा कार्य करता था, हम्म। तो मैं भूकंप की आपदा के समय मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता था, जब मैं कोसम घाट में खेत में वहां पड़े होकर काम कर रहा था, कि जब आपदा आती है तो धन और पद काम नहीं आता, हम्म। व्यक्ति और वस्तु काम आते हैं। जी। तो अगर आप व्यक्ति के नाते स्वस्थ रहे हैं, हम्म। तो आप मानसिक रूप से शांत नहीं है, तो आप बेहतर परिणाम नहीं दे पाएंगे। हम्म। मतलब परमहंस जी जी ने ये बात कही थी कि मन शांत है तो दुनिया की सब चीजें आप हासिल कर सकते हैं। जी। अब मन आप बाहर हंस रहे हैं, हंस के हंसने का तमाशा कर रहे हैं, और आप ईमानदारी से आप खुश नहीं है, तो हम्म। ये दोहरा चरित्र आपको भी नुकसान करेगा और समाज को भी नुकसान करेगा। हम्म। और इसलिए मैं चुनावी खर्चों का विरोधी रहा हूँ। हम्म। चुनाव में जिस प्रकार से अपेक्षाएं बढ़ाने का काम होता है, हम्म। मुझे लगता है ये भी बहुत खतरनाक रोग है। बहुत और इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। तीसरी बात आती है कि आप मेल नर्स की तरह काम करने को हम्म। अगर प्राथमिकता देंगे, हम्म। तो मैं नहीं कहता कि हम मैन टू मैन संपर्क नहीं करना चाहिए। हम कितने बड़े ओहदे पर हों, एक आम आदमी के दर्द को हमें सुनना भी चाहिए और उसका रास्ता निकालना चाहिए। हम्म। लेकिन हम सिर्फ इसी में लग जाएं कि नहीं, लोग सीधे मुझसे आके बात करें,
या मैं लोगों को पास जा जाऊं तभी लोग मुझे वोट जी। करेंगे। ये जो है फिर ये तो हमारे विचारधारा की सामर्थ्य को कम करेगा। विकास के मॉडल का कोई औचित्य नहीं होता। व्यक्तिवादी राजनीति ऊपर होती जाएगी। एक प्रकार से घूम फिर के अगर हम उल्टा कान पकड़े तो ये परिवारवादी है। हुँ, तो मुझे हुँ। लगता है ये संसाधन के बगैर अगर कोई नया जनप्रतिनिधि नहीं चुना जा सकता, तो हम मानकर चलिए कि गंदी गली में दौड़ लगाने के अलावा कुछ और नहीं कर रहे। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात की। यहाँ मैं आपके बारे में मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने इतने खुलकर अपनी बात कही है। प्रहलाद जी, एक चीज़ और है कि बढ़ती अपेक्षाओं ने राजनेता और मतदाता, आम आदमी, इनके रिश्तों को काफ़ी हद तक स्वार्थ केंद्रित भी कर दिया है। अब नेता वही बात कहता है जो जनता के मन भाती है, लेकिन नेता अगर एक सोशल रिफॉर्मिस्ट बने, समाज सुधारवादी बने, अपने क्षेत्र की जनता का आह्वान करे कि बड़े तालाब की सफाई के लिए आइए, नर्मदा जी की सफाई के लिए आइए, बेतवा की सफाई के लिए आइए, केन की सफाई के लिए आइए, ये बातें सब बंद होती चली जा रही हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत की कोई आप संभावना आगे देखते हैं, या हम ऐसे रास्ते पे आए हैं जहां बहुत समय लगेगा अब उस तरफ मुड़ने के लिए? नहीं सर, मैं इस बात को लेकर मैं गौरवान्वित हूँ। 2014 के पहले नेताओं के प्रति जो अविश्वास भारत की धरती पर था कि लोग किसी नेता पर या पार्टी पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। हम्म, 2014 के बाद अचानक ही इस देश ने करवट ली है और ये यहाँ की भूमि की ताकत है। हम्म, और देखिए, आपके प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का अभियान की जब प्रेरणा दी, तो गांधी की तरह ये जन आंदोलन बन गया हम्म, और हमने दुनिया को झुठलाया कि हम्म, हमने 11 साल पहले खुले खुले से शौच में जी। अपने आप को बाहर कर लिया। दूसरी बात है कि जब हमने कहा कि तकनीक का सहारा हमें लेना होगा, हम्म, बिचौलिए कैसे खत्म होंगे। जब उन्होंने जनधन खाते की बात की थी, तो उनका मजाक उड़ाया गया था हम्म, प्रधानमंत्री का। हम्म, लेकिन यदि जनधन खाते ना होते तो क्या कोरोना में हम 1,000 रुपया गरीब आदमी को पहुंचा पाते, जहां बेटा बाप से मिलने के लिए तैयार नहीं था। तो मुझे लगता है कि जब कोई नई चीज आती है और हम देखते हैं, हमें कमियां देखनी होंगी समाज में। हम्म, जैसे आज वेशन बड़ी समस्या है। हम्म, आज नदियों का प्रदूषण हो या पानी का प्रदूषण, ये बड़ी चुनौती है। हम्म, आदमी को सुविधा चाहिए। मैं जल शक्ति मंत्री हूँ। एक जी। आदमी को 55 लीटर प्रतिदिन पानी मिलेगा। 24 घंटे में वो उसको रॉ वाटर बनाकर, ग्रे वाटर बनाकर फेंक देगा। अगर 5,000 की आबादी का गांव है तो इतना पानी एक 24 घंटे के भीतर गंदा होकर कहीं तो जाएगा। हम्म, तो हम उस पानी का रीयूज नहीं कर सकते हैं, हम्म, लेकिन वैकल्पिक उपयोग तो कर सकते हैं हम्म, कि मवेशी के काम में आ सकता है, क्या जो उसके पास खेत है उसके काम में आ सकता है। लेकिन हम अगर उसे इकट्ठा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो नुकसान करेगा। तो मुझे लगता है जैसे आप नदी के पर्यावरण की बात करते हैं, तो अभी तो एक और चुनौती आ रही है कि घर में जो पानी आएगा हम्म, उसको बेतहाशा 24 घंटे में उपयोग करके आपको फेंकना है। हम्म, बासा पानी नहीं पीते हैं लोग। जी। ये जो माइंडसेट है, ये हम्म, माइंडसेट अवेयरनेस के बगैर कम नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि राजनेता को चुनाव तक वोट पड़ जाएगा। मैं कहता हूं कि 17 तारीख को वोट पड़ जाएगा, 3 तारीख को परिणाम आएंगे, हम्म, सरकार बनाने का काम समाप्त हो जाएगा। हम्म, लेकिन समाज बनाने का काम तो तब शुरू हो जाना चाहिए। हम्म, फिर सरकार भर के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। मैं जी, ये बात जी, भाषण में कहता हूँ। और जी। मुझे लगता है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हम्म, क्या समाज को दे सकते हैं। हम्म, समाज से आपको लेना था, आपने ले लिया। हम्म, आपने सरकार बना ली। हम्म, अब लेकिन समाज की भागीदारी के साथ हम समाज को वापस करने के लिए काम करें। हम्म, लेकिन ये जो माइंडसेट है कि सब कुछ सरकार करेगी, हम्म, ये बिल्कुल गलत धारणा है। और ये धारणा टूटनी चाहिए। और हम्म, मुझे लगता है ये धारणा चुनाव के समय टूटेगी तो लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। आज मैं बड़ी बड़ी बातें करूं और बाद में हम्म, ठीक उसका उल्टा काम करूं, तो जी। मैं अपना नुकसान तो करूंगा, लेकिन आने वाले जनप्रतिनिधि की साख को भी बड़ी चोट होती है। हम्म, और ये 2014 के पहले ये नुकसान हमने देखा है। लेकिन ये भी हमने देखा है कि साल भर के भीतर यही समाज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो गया और उसने देश ने सफलता अर्जित कर ली। तो मुझे लगता है क्रांति हमारे रग रग में है, हम्म, संस्कार हमारे रग रग में है। और मैं हमेशा कहता हूं कि संवेदनशीलता भारतीय विरासत है। जी। और इसलिए हम चीजें शुरू कर सकते हैं। सेवा के लिए बातें नहीं चाहिए, मन चाहिए। मन चाहिए, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। एक और जो अहम बात मेरे मन में आती है सवाल के तौर पर, कि संवाद की प्रणाली मैं नहीं कहूँगा कमज़ोर है, लेकिन वो और मजबूत और सार्थक संदर्भों के साथ सामने आनी चाहिए। मध्य प्रदेश प्रहलाद जी का जितना है, उतना ही कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता का भी है, कमलनाथ जी का भी है, उतना ही और कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का भी है। इनमें एक सार्थक संवाद हो, जैसा आपने बहुत सुंदर बात कही कि 2 महीने हम चुनाव की राजनीति के लिए खूब भिड़ लें,
खूब लड़ लें, आरोप लगा लें, लेकिन उसके बाद ये सबका मध्य प्रदेश है और सब खुलकर अपनी बात कहें और वहां निहित राजनीतिक स्वार्थ आड़े ना आए। नहीं, उसका एक बड़ी सिंपल सी बात है कि हम सत्य और तथ्य के साथ जीत के बारे में सोचें। हम्म, भ्रम और लालच के साथ जीत के बारे में क्यों सोच रहे हैं? जी। और इसलिए प्रधानमंत्री की एक बात की मैं सराहना करता हूँ, वो मेरे प्रधानमंत्री में गौरवान्वित हूँ। हम्म, उन्होंने कहा कि हर योजना का इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, हम्म, क्या प्रभाव छोड़ा उसने, हम्म, और थर्ड पार्टी असेसमेंट होना चाहिए। हम्म, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने की जरूरत नहीं है हम्म, कि मैं कह दूं कि साहब मैंने जो किया था वो ठीक है। और ये काम प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। हम्म, शौचालय की बात हो या जल जीवन मिशन के पानी की बात हो, हम्म, WHO यूनिसेफ ने जब ये बात कहता है, WHO, कि भारत में डायरिया के कारण 4 लाख मौतें होती हैं, हम्म, अगर घर में शौचालय है और शुद्ध पीने का पानी है, हम्म, तो 4 लाख मौतों से ये देश बच सकता है। हम्म, और वो डायरिया की मौतें बच्चों की होती हैं, जी। कोई बूढ़ों की होती है। हम्म, और मुझे लगता है दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो 8 लाख करोड़ के आसपास आप इलाज में ये देश खर्च करता है, हम्म, अगर वो बचा तो ये देश में काम आएगा। जो हम आप डायरिया के बाद जो बीमारी के कारण जो हम खर्च करते हैं, तो एक पैरामीटर है। मैं नहीं मानता कि ये यही एक पैरामीटर है। हम्म, इसलिए इम्पैक्ट असेसमेंट और थर्ड पार्टी असेसमेंट के बगैर अगर हम कोई दावा करते हैं, इसका मतलब है कि ये लालच है। ऐसा जी। मैं मानता हूँ। ये जी। मेरी परिभाषा नहीं है। हाँ। लेकिन अगर हम कोई भी योजना चुनाव के बीच में लेकर आए या चुनाव के पहले घोषणा पत्र में लेकर आए, तो क्या हमें ये दावा करने, फिर हमें ये भी संकल्प दोहराना चाहिए हम्म, कि मैं योजना का इम्पैक्ट असेसमेंट कराऊंगा, थर्ड पार्टी असेसमेंट कराऊंगा। और अगर वायदी में वो योजना लूजर है, जी। समाज के लिए नुकसानदेह है, टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। जी। जनता जब करेगी वो 5 साल में करेगी। जी। लेकिन साल में 2 साल में हमको तय करना होगा कि जी। इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है कि नहीं। जी। जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो असेसमेंट होना चाहिए योजना का, वो थर्ड पार्टी से होना चाहिए। आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ना बने। अब मैं फिर एक दो पॉलिटिकल सवालों के साथ विराम दूंगा इस बातचीत को। आपने कहा बदलाव की तरफ जनता बढ़ रही है। कांग्रेस भी यही बात कर रही है, दावा कर रही है कि जनता बदलाव की तरफ बढ़ रही है। आप कह रहे हैं कि इस बदलाव में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को नुकसान, चुनावी नुकसान, चुनावी हार की दृष्टि से आपका दावा है कि वो हो सकता है। तो ये दोनों बदलाव का जो दावा है, इसको थोड़ा समझाइए कि आपका दावा अगर मजबूत है बदलाव का तो क्यों है? नहीं, हमारा दावा सिर्फ इस आधार पर है कि परिवारवाद दंश है। हम्म, देश के प्रधानमंत्री पहले दिन से ये बात कहते हैं कि राजनीति में इस परिवारवाद को समाप्त करना, इसने बहुत देश को बर्बाद किया। हम्म, कोई योग्य व्यक्ति है तो हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं। हम्म, और इसलिए मैं छिंदवाड़ा के मॉडल को परिवारवाद का सबसे खराब मॉडल मानता हूँ, हम्म, जहां पर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको 25 लाख और 75 लाख का फर्क ना पता हो हम्म, और वो संसद सदस्य बन जाए और संसद में कभी बैठता ना हो। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति की, मैं सामान्यतः व्यक्तियों की आलोचना करता नहीं हूँ, लेकिन जो मैं जी। देखता हूँ ये शर्मनाक है। हम्म, मतलब ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में अच्छे लोगों को नहीं ला सकते हैं। हम्म, और इसलिए मेरा दावा इसी बात को लेकर है कि कांग्रेस के पास कोई विकास का मॉडल नहीं। हमारा जो गरीब कल्याण का मॉडल है, उससे उससे अच्छा मॉडल तो पूरी दुनिया में नहीं है। हम्म, लेकिन गरीब कल्याण के इस काम को करने में जो किसान अपना पसीना और परिश्रम लगाता है, उसको सम्मान भी ना मिले और उसकी उपज की उसको कीमत ना मिले, ये कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। हम्म, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, हम्म, उनने किसान को सम्मान भी दिया और उसके उपज की कीमत भी दी। अगर जी। मैं घोषणा पत्र में ये कहता हूँ और मेरे अध्यक्ष की उपस्थिति में मुझे गर्व होता है कि भाई गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये मिलेगा, धान का 3100 मिलेगा। मैं अभी भी मानता हूं कि जितना अब समय आ गया है कि खजाने में रखा हुआ पैसा गांव की तरफ जाए, हम्म, गरीब की तरफ जाए, हम्म, किसान की तरफ जाए, हम्म, तब देश नंबर 1 पर पहुंचेगा। हम्म, क्योंकि हमारे पास पैसा है, लेकिन हम्म, आपके पास इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए देने वाला कौन है? हम्म, जमीन उतनी ही है, जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है। तो जो पानी के संरक्षण का काम करे, जो अन्न पैदा करने का काम करे, वही समाज को सुखी कर सकता है। जी। तो हमें अब उलट जाना होगा। आप कितने पुल पुलिया बनाने वाले हैं, लेकिन आपको इस पूरे संसाधन को डाइवर्ट करके गांव की तरफ डालना होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये आपने उस फिलॉसफी को भी रिफ्लेक्ट किया है जो प्राइम मिनिस्टर सोचते हैं, और बखूबी आपने कहा है कि इकॉनमी का ये टर्न अराउंड अब रूरल भारत की तरफ होना चाहिए। और ये तमाम जो योजनाएं हैं इनका एक बड़ा बेनिफिशरी, क्योंकि वही इस इकॉनमी को गुलजार भी कर सकता है और वही एक नए भारत को, एक सुनहरे भारत में
रंग भी भर सकता है। कंक्लूड करूंगा इस सवाल से, आपने एक दिन पहले बंसल न्यूज़ से बातचीत में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो बहुत सेल्फलेस होने की तरफ इशारा करती थी कि जितने बड़े नेता इस चुनाव में उतरे हैं बीजेपी के, वो पहले संगठन में साथ काम कर चुके हैं और आगे भी सत्ता की स्थिति में आने पर शुभकामनाएं हैं उसके लिए आपको। उस स्थिति में भी पूरे समन्वय के साथ काम करेंगे, क्योंकि ये वो सवाल है जो बार बार अलग अंदाज में चीख कर विनम्रता से, नम्रता से बार बार भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर से पूछा गया है। जी, मैं कहूंगा कि हमारी तुलना कांग्रेस के नेताओं से हो, क्योंकि चुनाव हमारे और कांग्रेस के लोगों के बीच है। और जब मैं वो देखता हूं तो नेतृत्व तो कांग्रेस का थका हुआ है। हमारी एक टीम है जो बेहतर टीम है। हमारे बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, ये मैं कह सकता हूँ। दूसरी अपेक्षा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भूमिका तय करती है, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन केंद्रीय मंत्री होगा, कौन संगठन में काम करेगा। जी, ये बड़ा स्पष्ट है और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी तरफ से कोई इसमें दुविधा नहीं। हमारा सबका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की 5वीं बार सरकार बने और हम बेहतर काम करके मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 का राज्य बनाए। वही बातों के साथ जो मैंने आपसे पहले कही है कि गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण का संकल्प और हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो, इस बात के लिए काम करने के लिए सरकार चाहिए। बहुत धन्यवाद करता हूं प्रहलाद जी कि आप इतनी व्यस्तता आपाधापी के बीच में आपने फिर समय निकाला, और बहुत शुभकामनाएं आपकी भावी बहुत धन्यवाद राजनीतिक सर जी यात्रा आपका। जी, और चुनावी संभावनाओं के लिए भी। तो ये थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि भारत की अर्थव्यवस्था का सिरा जितनी ताकत से ग्रामीण भारत की तरफ मुड़ेगा, और ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार की, कि हर चीज़ उस डायवर्शन में जाए, तो ये पूरी अर्थव्यवस्था को भी रौनक से भर देगी और भारत की तरफ भी वो आगे चली जाएगी। ये तमाम बातें, तमाम चीज़ें, तो चुनावी संभावनाओं को लेकर भी वो बहुत आशान्वित हैं और बहुत प्रसन्नता के साथ देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्षस्थ नेताओं के साथ एक बेहतरीन समन्वय के साथ आगे बढ़ रही है और कांग्रेस से उसकी तुलना या प्रतिस्पर्धा नहीं की जा सकती है। तो ये खास बातचीत आपने मतदान के एक दिन पहले एक और बीजेपी के दिग्गज लीडर और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी के साथ सुनी, और अब मैं सीधे टॉस